जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा, उसी थंबनेल के अनुसार हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आप वीडियो को देखने आए हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा आम चुनाव सर पर है। कुछ दिनों का समय ही अब चुनाव में शेष रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी चुनावी ताकत जनता के सामने पेश करने में जुटी हुई हैं। दोस्तों, एक और भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो दूसरी ओर इस देश का विपक्ष भी इस बार कमर कस चुका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और कांग्रेस इस समय अलायंस में है। बसपा अकेले दम पर इस चुनाव में अपना दमखम दिखाने की तैयारियों में जुटी हुई है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए अगर सबसे ज्यादा सक्रिय कोई पार्टी नजर आ रही है तो वो समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, सबसे पहले 16 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की। उसके बाद किसी दूसरे दल ने अभी उम्मीदवारों के चयन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया, और उनकी दूसरी जो लिस्ट है 11 प्रत्याशियों की, वो भी सामने आ गई। साथियों, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव से जो गलती हुई और उस गलती की उनको जो सजा मिली, उस गलती को ध्यान में रखते हुए अब जो लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं वो बहुत ही सोच समझकर और सावधानी के साथ जारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अभी कमियां रह गई हैं, जिसका फायदा इस देश में भारतीय जनता पार्टी तो उठाएगी ही, लेकिन साथ साथ उसका पूरा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिल सकता है। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में पीडीए की बात कर रहे थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उनके पीडीए की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ी, यूं कहें कि 2022 के चुनाव में जो लोग उनके रथ के सारथी बने थे, अब वो लोग उनको छोड़कर जा चुके हैं। अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से यूपी में अकेले रह गए हैं। सीट शेयरिंग का मामला उनका कांग्रेस के साथ भी नहीं बन पा रहा है। दोस्तों, अगर कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी से अलग हो गई तो आप ये मान के चलिए, नतीजे जो चुनाव के हैं वो 2017 के चुनाव की भांति आएंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इन सब गलतियों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी अपने कदम बहुत ही फूंक कर रख रहे हैं, लेकिन उनसे गलतियां अभी भी हो रही हैं। दोस्तों, पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव पिछड़ों को अपने लिस्टों में जगह दे रहे हैं, लेकिन दलितों को रिजर्व सीटों के अलावा कहीं पर वो मौका नहीं दे रहे हैं। और जो उन पर आरोप है कि वो सवर्ण नेताओं को ज्यादा टिकट दे रहे हैं, इस चीज से भी वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं, लेकिन उनके टिकट्स वो कम नहीं कर पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी गलती समाजवादी पार्टी प्रमुख कर रहे हैं वो मुस्लिम समाज को लेकर। पहले भी समाजवादी पार्टी प्रमुख पर मुसलमानों की उपेक्षा के आरोप लग चुके हैं। जो दूसरी लिस्ट उन्होंने जारी की है, उस लिस्ट ने इस बात को प्रूव करके भी दिखा दिया। पहले मैं आपको उस लिस्ट के सभी नाम
पढ़कर सुना देता हूं और आप स्क्रीन पर देख भी लीजिए, उसके बाद हम थंबनेल के अनुसार चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बताता चलो, सपा प्रमुख ने जो 11 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, उसमें उन्होंने मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनकी वजह से कयास थे कि जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ दिया। दूसरी सीट है आंवला की, आंवला से उन्होंने नीरज मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। तीसरी सीट है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से उन्होंने राजेश कश्यप जी को चुनावी मैदान में उतारा है। और जो चौथी सीट है वो हरदोई, हरदोई से उन्होंने उषा वर्मा को लोकसभा में टिकट दिया है। उषा वर्मा बहुत ही पावरफुल प्रत्याशी हैं। इन्होंने मुलायम सिंह जी के समय से पार्टी का साथ दिया है और ये कई बार हरदोई से सांसदी और विधायकी जीत चुकी हैं। जो पांचवी सीट है मिश्रिक, दोस्तों मिश्रिक से उन्होंने रामपाल राजवंशी जी को टिकट दिया है। दोस्तों छठी जो सीट है मोहनलालगंज, मोहनलालगंज से उन्होंने आर.के. चौधरी जी को चुनाव मैदान में उतारा है। आर.के. चौधरी दलित समुदाय से आते हैं और मोहनलालगंज की जो सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है। दोस्तों सातवीं सीट है प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ से उन्होंने डॉक्टर एसपी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। और जो आठवीं सीट है वो बहराइच की, इसी सीट पर कांग्रेस से उनकी जो पेच है वो थोड़ा फंस गई है। बहराइच से उन्होंने रमेश गौतम को उतारा है। दोस्तों गोंडा, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी जो इस समय बसपा के सांसद हैं और बसपा से अभी तक उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है, पहले ही समाजवादी पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से टिकट दे दिया है। और जो 11वीं और लास्ट सीट है चंदौली की, जहां से वीरेंद्र सिंह जी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। दोस्तों अब आप देखिए 11 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी, उसका भी अभी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से अभी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है और उन्होंने सांसदी पद से भी इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा देने से पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी को टिकट दे दिया। दोस्तों आपको बताता चलूं, जिस मुस्लिम समाज का वोट हमेशा से समाजवादी पार्टी को मिला, अभी तक 32 उम्मीदवारों में लगभग 2 या 3 मुस्लिम समाज के उम्मीदवार अखिलेश यादव जी ने उतारे हैं, जबकि सवर्ण समाज का उन्हें एक भी वोट नहीं मिलता और सवर्ण समाज से लगभग वो 5 से 6 उम्मीदवार 32 में से उतार चुके हैं। तो दोस्तों अब आप विचार कीजिए कहां से ये पीडीए है और दलितों को सिर्फ वहीं से टिकट दिया जा रहा है जहां पर दलितों के लिए सीट रिजर्व है। क्या जनरल सीटों पर या अनारक्षित सीटों पर इस देश का दलित चुनाव लड़ने के लायक नहीं है? क्या 32 सीटों में मुसलमानों को सिर्फ 2 से 3 सीटें ही मिलनी लाजमी है? दोस्तों अखिलेश यादव जी मुसलमानों की जिस प्रकार से उपेक्षा कर रहे हैं, इसका फायदा सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी उठा सकती है और इसी का इंतजार भी शायद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी कर रही हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, अगर बहुजन समाज पार्टी ने अधिकांशता सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया तो आप मान के चलिए मुसलमान तो समाजवादी पार्टी की उपेक्षा झेल ही रहे हैं और इस उपेक्षा से परेशान होकर अगर उन्होंने बसपा को वोट कर दिया तो यूपी के अंदर सारे समीकरण समाजवादी पार्टी के फेल हो जाएंगे और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में विराजमान हो जाएगी। बहुजन दलों के हाथ में एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ तोता रह जाएगा उड़ाने के लिए। दोस्तों ये जो 2024 का चुनाव है,
ये बहुत ही गंभीर चुनाव है। इस चुनाव में बहुजन समाज की साख दांव पर लगी हुई है। इस चुनाव को थोड़ा सही से लड़ने की जरूरत है सभी बहुजन दलों की। मैं तो कहता हूं कि अगर हो सके तो सभी बहुजन दल अभी भी समय रहते साथ आए और बीजेपी के खिलाफ एक जुगलबंदी तैयार करें और 2024 में कुशल रणनीतियां बनाकर चुनाव लड़ें और विजय हासिल करें। इसी में बहुजन समाज का भला है, इसी में इस देश में बहुजन दलों का भला है। वरना 2024 के बाद इस देश में बहुजन दलों की कोई बिसाख नहीं रह जाएगी, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में भले ही किसी दूसरे दल का शासन हो, लेकिन वो सभी दल सवर्ण लीडरशिप वाले दल हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टालिन और हेमंत सोरेन को छोड़कर। अब नीतीश कुमार भी आरएसएस के चंगुल में जा चुके हैं। तो अगर बहुजनों की राजनीति को बचाना है तो एक दूसरे पर कटाक्ष करने की बजाय मैं फिर कहता हूं सभी बहुजन दलों को संविधान की रक्षा हेतु एक साथ आकर एक मंच पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही कहेंगे, बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।